हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से लेकर के एक वीडियो जो इम्पोर्टेंट होने वाली है यूपी लेखपाल के लिए, जिसमें जीके, करंट अफेयर्स प्लस कुछ ग्रामीण परिवेश है, जिसमें आज कुछ बहुत अच्छी योजनाएं जिनके नाम परिवर्तित हुए हैं उनको लेकर के आए हैं। दिखाते हैं आपको पहला सवाल आज का पहला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी। सही आंसर वर्ष 1976 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम क्या है, इस पर जो पिछला पेपर हुआ 2015 वाला, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत किस स्थान पर वृक्षों का लगाया जाना उद्देश्य नहीं था, तो आंसर था औद्योगिक क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त जो सड़कों के किनारे पर खाली पड़ी हुई भूमि है या फिर सरकारी भूमि जो खाली पड़ी हुई है, उसमें इसका वृक्ष लगाया जाना उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लिखा है इसके अतिरिक्त जो और कुछ लोगों ने आंदोलन चलाए हैं वनों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, वो मैंने सजोए हैं। लिखा है कि अधिक वृक्ष लगाओ अभियान कब चला था, तो अधिक वृक्ष लगाओ अभियान चला वर्ष 1950 ईस्वी को। 1950 ईस्वी को अधिक वृक्ष लगाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। वन महोत्सव के मुंशी के सम्मान में मनाया जाता है। उस समय इनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। जबकि उत्तर प्रदेश में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में अधिक वृक्ष लगाओ अभियान कब की शुरुआत कब से हुई, तो वर्ष 1952 ईस्वी से हो गई थी। इसके अतिरिक्त लिखा गया है कि जंगल बचाओ अभियान की शुरुआत कब से हुई है। जंगल बचाओ वर्ष 1982 ईस्वी को, जो वर्तमान में उस समय में बिहार था, वर्तमान में झारखंड है, सिंहभूम नामक स्थान से जंगलों को बचाने के लिए वहाँ के स्थानीय आदिवासियों की जो भूमि थी, वहाँ के वनों को सरकार काट रही थी, तो उनको बचाने के लिए लोगों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया, जंगल बचाओ आंदोलन। इसके अतिरिक्त आपने पढ़ रखा है चिपको आंदोलन को। चिपको आंदोलन को चलाया वर्ष 1973 ईस्वी में, उत्तराखंड के चमोली जिले से इसको चलाया गया था। इसके प्रवर्तक बहुत एग्जामिनर पूछता है, इसके प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और चिपको आंदोलन की जननी अगर आपसे पूछ ले तो श्रीमती गौरा देवी को चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन का एक बहुत बेहतरीन टैंकलाइन पूछ लेता है, पारिस्थितिकी की स्थायी मितव्ययिता है। यह किस आंदोलन की टैंकलाइन है, पारिस्थितिकी की स्थायी मितव्ययिता है, तो चिपको आंदोलन की ही यह टैंकलाइन है। फिर इसी की तर्ज पर वर्ष 1983 ईस्वी को कर्नाटक के जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया, जिसका नाम था आपिको आंदोलन। वर्ष 1983 ईस्वी को इसको शुरू किया गया था, वहाँ के चंदन के वृक्षों को बचाने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रश्न बन चुका है कि आपिको आंदोलन को प्रेरणा किस आंदोलन से मिली थी, तो चिपको आंदोलन से मिली थी। चिपको आंदोलन इसलिए रखा गया था क्योंकि चिपको आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाया था, या फिर पेड़ों को बचाने के लिए लोग, वहां के स्थानीय लोग उन पर पवित्र धागा बांध देते थे, कलावा वगैरह बांध दिया करते थे। तो पूरा प्रयास किया गया था इस। और पूछ ले कि आपिको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो आपिको आंदोलन के प्रवर्तक थे, आपिको आंदोलन के प्रवर्तक पांडुरंग हेगड़े जी ने इसको चलाया। और आगे जंगल संरक्षण कानून। अब से पहले क्या होता था कि सरकार वृक्षों को काटती थी, सरकारी लोग अपने उद्देश्यों के लिए, पूर्ति के लिए वृक्षों को काटती थी। लेकिन उसके पश्चात वर्ष 2006 ईस्वी को जंगल संरक्षण कानून लाया गया, और आज जो आदिवासी लोग थे, उन आदिवासी लोगों के जो स्थान है वो संरक्षित कर दिए गए हैं। अब सरकारें वहाँ के वनों को नहीं काट सकती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक कुछ जिले सजोए गए हैं। औद्योगिक जिलों में पिछली बार भी इस पर प्रश्न पूछे थे। ये जो मैंने PDF तैयार की है, ये पिछले एग्जाम में पूछे गए जो लेखपाल वाला था उसको देख कर ही सारी PDF को तैयार किया गया। सबसे पहले लिखा है कि कांच उद्योग उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। यह यहाँ का उद्योग लगभग 400 वर्ष पुराना उद्योग है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, रेणुकूट हिंडाल्को नाम का यहाँ। आगे दिया सलाई बरेली दिया सलाई के अतिरिक्त और पूछता है दरी निर्माण के लिए भी जाना जाता है, सुरमा उद्योग के लिए बरेली जाना जाता है। नेक्स्ट, और बांस उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है बरेली। नेक्स्ट आगे लिखा है कि चुनार, सीमेंट उद्योग के लिए चुनार कई बार ऑप्शन में ना दे तो मैंने यहां लिख दिया है चुनार कहां पड़ता है, मिर्जापुर में। मिर्जापुर में रेल कोच कारखाना
इसको आप ध्यान से देखेंगे जरा। रेल कोच कारखाना एक तो लालगंज में है, लालगंज पड़ता है रायबरेली में, और इलेक्ट्रॉनिक कारखाना है नोएडा के अंदर, बारूद फैक्ट्री है ललितपुर के अंदर, ललितपुर। उसके अतिरिक्त यूरिया उर्वरक संयंत्र जो इफ्को का है वो है फूलपुर में। फूलपुर कहाँ पड़ता है? फूलपुर पड़ता है प्रयागराज के अंदर। यूरिया का जो कारखाना है इफ्को कंपनी का वो फूलपुर में है। फूलपुर कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। इसके अतिरिक्त दूसरा जो उर्वरक कारखाना है वो स्थित है आंवला में, और आंवला पड़ता है बरेली के अंदर। अब इंपॉर्टेंट बात यह बन जाती है कि एक और उर्वरक संयंत्र की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। समझिए इसकी कहानी क्या है। ये जो उर्वरक संयंत्र है, ये उर्वरक संयंत्र जो इसकी बात कर रहे हैं, ये उर्वरक संयंत्र 1990 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसके पश्चात एक व्यक्ति, इसमें अमोनिया गैस का रिसाव होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लोगों ने आक्रोश किया तो उनके उपद्रव के कारण इसको बंद करना पड़ गया था, और 2016 में फिर से इसकी घोषणा की और इस पर कार्य चल रहा है, और ये काफ़ी बड़ा उत्तर प्रदेश का एक उर्वरक संयंत्र होगा। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा जो डेयरी प्लांट है ये भी स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मथुरा के अंदर, और पराग के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। देसी घी जाना जाता है, देसी घी के लिए जाना जाता है प्रदेश का औरैया स्थान। और नेक्स्ट आगे लिखा है कि चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है खुर्दा, ये आपको याद भी हो। आगे लिखा है कैंची और खेल के सामान के लिए मेरठ, कैंची मेरठ, और पीतल की मूर्ति, ध्यान देना है यहाँ लिखा गया है पीतल की मूर्ति, ना कि पीतल के बर्तन। अगर पीतल के बर्तन देता या ताम्र नक्काशी देता तो आंसर मुरादाबाद। आपको याद हो जो पिछला वीडियो का पेपर हुआ था उसमें ताम्र नक्काशी दिया हुआ था और पूछा गया था ताम्र नक्काशी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो आंसर आता है मुरादाबाद। लेकिन यहाँ लिखा है पीतल की मूर्ति, इसके लिए प्रसिद्ध शहर है मथुरा। नेक्स्ट अगले पीडीएफ में मैंने, अगले पेपर में मैंने तैयार किए हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन से संबंधित कुछ पॉइंट। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ही लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को दर्जा दिया गया है वर्ष 1998 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश में आगरा में जो पर्यटन स्थल है, एक तो बटेश्वर मेला लगता है, कैलाश मेला लगता है, प्रसिद्ध ताजमहल अकबर आगरा के अंदर, अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, एतमा-उद-दौला का मकबरा, एतमा-उद-दौला जो नूरजहां के पिता थे, गयास बेग एतमा-उद-दौला, उनका मकबरा है। और इसकी विशेषता यह है कि भारत में निर्मित संगमरमर से सबसे पहला मकबरा है। दीवान ए खास, आप कहोगे दीवान ए खास तो दिल्ली के लाल किले में भी है, दीवान ए खास तो आगरा के किले में भी है। आप समझिए दीवान ए खास क्या होता है। दीवान कहा जाता है एक तख्त के टाइप का होता है, और खास उस पर कोई खास व्यक्ति बैठता है, जैसे बादशाह बैठता था। तो दीवान ए खास भी कहाँ है? आगरा में स्थापित किया गया। उसी की बातें कर रहे हैं जो मैंने आगरा के किले के अंदर बताया है। और जहांगीर एवं अकबरी महल भी कहाँ है? ये आगरा के हो गए हैं। नेक्स्ट आगे लिखे गए हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में एक तो मरियम महल है, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा। एनटीपीसी में मेरी मीटिंग में ये प्रश्न पूछा गया था कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में। बीरबल महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा ही कराया गया था। और जोधा भाई महल, इसके अतिरिक्त दीवाने खास जिसका भी जिक्र हुआ, और पंचमहल, यानी जहां कोई किला होगा जहां पर राजा का शासन रहा होगा मुगल काल में, वहां पर इस दीवाने खास का निर्माण कराया गया है। यहां भी देखिएगा आप दीवाने खास आया है। मैंने आपको बताया कि दिल्ली का लाल किले में भी दीवाने खास स्थित है। तो दीवाने खास राजा के बैठने का एक सिंहासन हुआ करता, तख्त हुआ करता था, इसलिए इसका जिक्र कई जगह आता है। इसके अतिरिक्त और कुछ लिखे गए हैं, कुछ अदर स्थल लिखे गए हैं। सबसे पहले लिखा है कनक भवन, जो कि है अयोध्या के अंदर, कनक भवन है अयोध्या के अंदर। आगे लिखा है कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि ये स्थित है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नेमिसराय जो कि सीतापुर में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सीतापुर में किस महापुरुष का, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ था। जेके मंदिर बहुत पूछा जाता रहा है एग्जाम में। जेके मंदिर कानपुर में है। महर्षि दधीची का आश्रम सीतापुर में है। कपिल मुनि आश्रम ये फर्रुखाबाद में, आपने पढ़ा होगा कि कपिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो फर्रुखाबाद में कपिल महोत्सव मनाया जाता है, फर्रुखाबाद में। वृंदावन मंदिर बहुत पूछता है, मथुरा के अंदर है। रूमी दरवाजा पिछला यूपी वीडियो में पूछा जा चुका है, मैंने इसको सजाया है। रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ के अंदर। और संत कबीर निर्वाण स्थल
जहां उनकी शहादत हुई, मृत्यु हुई, वो मगहर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ पड़ता है? ललितपुर में। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ये मंदिर भारत का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है और इस मंदिर को माना जाता है कि गुप्त काल का यह मंदिर है और गुप्त काल से ही मंदिर को बनाने की शुरुआत हुई थी। जबकि लोगों ने मूर्ति पूजा की शुरुआत तो उत्तरावधिक काल से ही कर दी थी। नेक्स्ट, अर्घा पार्वती मंदिर, यह है गोंडा में। आपसे प्रश्न पूछता है कि पार्वती अर्घा जो वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ स्थित है, तो आंसर गोंडा में, उसी के स्थान पर, उसी स्थल में यह मंदिर भी बना हुआ है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर या तुलसीपुर ऑप्शन को देता है। और आगे है कि अशफाक उल्लाह खां की मजार। आपको याद हो कि अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी लगाई गई थी वो लगाई गई थी शाहजहांपुर में। बहुत इसको भी पूछता आया है। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट, आगे लिखा गया है, बहुत पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की दरगाह, जो गाजीपुर में है। एकमात्र इंग्लिश गवर्नर की दरगाह भारत में स्थित है गाजीपुर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। 84 गुंबद कहाँ है? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी में पूछा गया प्रश्न है। 84 गुंबद कहाँ है? तो कालापी। कालापी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जिला जालौन के अंदर। और यहाँ पर मुगल काल के जो शासक नहीं थे, मतलब उनके जो पुत्र थे, पुत्रियां थी, या और जो लोग थे राजा के अतिरिक्त उसके जो परिवारजन थे, उनके कुछ समाधियां बनी हुई हैं, उनके मकबरे यहाँ बने हुए हैं कि नदी के किनारे किनारे पर। आगे लिखा है तुलसी स्मारक, ये बांदा में है। लाल मस्जिद बेहतरीन, जौनपुर, पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। और अटाला मस्जिद भी पूछ लेता है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। हाजी वारिस अली शाह की मजार बाराबंकी, इस पर बहुत बहुत बार प्रश्न बन चुके हैं कि हाजी वारिस अली शाह की मजार पर प्रतिवर्ष मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में लगता है। कपिल मुनि का आश्रम फरुखाबाद में, ये वही है कपिल महोत्सव जहाँ पर मनाया जाता है, अभी इसकी चर्चा हुई थी। और महर्षि दधीची का आश्रम सीतापुर में है। सीतापुर में महर्षि दधीची का आश्रम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगले पेज में मैंने कुछ सजाए हैं। नेक्स्ट, अगले पेज में लिखा गया है कि नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? फिर इसकी विशेषता, एक तो आपसे पूछने के चांस रहेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है वह है 340 किलोमीटर। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये 6 लेन वाला है, अभी 6 लेन वाला है, लेकिन ये आगे भी अभी इसको 8 लेन तक विकसित किया जा सकता है। इसमें इतने जगह रखी गई है। लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। और इसकी विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी तारीख याद रखनी है, लंबाई याद रखनी है, आपको तारीख याद रखनी है कि कब से इसका उद्घाटन किया है, खुद प्रधानमंत्री किया है। और इस पर हवाई पट्टी भी बनाई गई है। और इसको जो विकसित किया है वो क्या है? UPEIDA ने। UPEIDA क्या है कि ये है जो हमारे क्या है, ये पूर्व एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे निर्माण कराने वाली एक संस्था, जिसकी स्थापना वर्ष 2007 ईस्वी को हुई थी और 2018 ईस्वी से इस पर इसने कार्य शुरू कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे इसके। 2 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में अभी विकसित किए गए हैं, एक नोएडा टू लखनऊ के लिए है और दूसरा है लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें नए अभ्यर्थी। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ जो प्रश्न है वो अच्छे से सजाए गए हैं, हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने में कुछ कमी हो या फिर मेरे पास जो अच्छे सॉफ्टवेयर है वीडियो बनाने के लिए वो ना हो, लेकिन मेरे जो क्वेश्चन हैं उन पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक को एक क्वेश्चन दम रखता है और एक को एक क्वेश्चन को मेहनत के साथ सजाया गया है। कहीं से कट कॉपी पेस्ट क्या कि फुस दिमाग लगा करके हाँ कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, पूरे सारे के सारे आप PDF को देखेंगे, विचार करेंगे, खुद भी सोचेंगे कि आप भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, आपको भी लगेगा कि हाँ वास्तव में इनमें कुछ दम है। इसके अतिरिक्त आगे जो हमने सजाया है वो हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जिस राज्य में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। और ये जो 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं इनको अभी इसमें कुछ चालू हो गए हैं। जैसे लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कार्यरत है, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कार्यरत है और जेवर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये अभी बन रहा है। इसके अतिरिक्त अभी पिछले ही दिनों PM मोदी जी ने कुशीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस अड्डे को मान्यता दे दी है, शुरुआत कर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसको विकसित किया गया है। और कुशीनगर, इस पर मैं पिछले दिनों भी वीडियो बना चुका हूँ,
क्यों कि यहाँ पर एक स्तूप है, मठ है, पिछली वीडियो मैंने उसको कवर किया था। और यहाँ जो ये इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब दर्जा दिया गया तो बौद्ध सन्यासी आए थे अलग अलग देशों से, और जो सबसे पहली फ्लाइट आई थी वो श्रीलंका से उतरी थी यहाँ पर। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित किया जाएगा। अयोध्या में हवाई अड्डा तो है लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उसको परिवर्तित किया जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जिस राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। पांचों के नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला, ये भी एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रश्न, कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। ये स्थापित, पहले इसको मैं बता दूं, ये स्थापित किया गया तंजावुर में। और इसको जो स्थापित किया गया वो क्या है, वो किया गया है एफसीआई के द्वारा। और खाद्य सुरक्षा संग्रहालय नाम इसका है, तंजावुर में एफसीआई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। 15 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई है। जो हमारे खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने इसको चालू किया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो खाद्यान्न है, भारत को किन 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 समस्याओं का सामना करना पड़ा है। भारत में पहले अकाल पड़ते थे खाद्यान्न की आपूर्ति होने की वजह से, और क्या क्या मुहिम चलाई गई हैं इसकी सारी जानकारी एक संग्रहालय में सजोई गई है। स्मारक वगैरह बनाए गए हैं, बहुत अच्छा सा कार्य ये किया है। आगे बढ़ते हैं जरा, इस पर आप याद रखना, आगे मेगा फूड पार्क पर और प्रश्न बनेंगे, मैं लेकर के आऊँगा, अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा उन पर। मैं मेगा फूड पार्क से पक्का 1% एग्जामिनर, एक प्रश्न एग्जामिनर जरूर पूछेगा ही पूछेगा। आगे देखते हैं जरा, नेक्स्ट अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा कह रहा है, अगला पेज को आप देख रहे हो तो लगेगा आपको कि हाँ इस पेज में भी दम है। देखिएगा जरा कि कोप 26 के बारे में इसमें बातें हुई हैं। कोप 26 क्या है? कोप 26 जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक सम्मेलन है। और जो कोप 26 है इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था, वो पहला सम्मेलन हुआ था 1995 ईस्वी में बर्लिन में। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1995 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था बर्लिन में। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 ईस्वी से, हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें और समझिएगा जरा कि अब ये जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है ब्रिटेन के ग्लासगो में। ब्रिटेन के ग्लासगो में 12 नवंबर को ये हो गया है समाप्त। इसमें प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात बोली है, इसमें बड़ी बात ये बोली है कि प्रधानमंत्री ने बड़ी बात ये बोली है कि वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन 0 हो जाएगा। इसमें ये बड़ी बात कही गई है भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से। इसलिए यहाँ का प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे कार्बन उत्सर्जन में पहले स्थान पर जो रहा देश है वो चीन है, और कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका दूसरे स्थान पर है, अमेरिका का स्थान दूसरा है। और कार्बन उत्सर्जन में भारत का स्थान है, भारत का स्थान तीसरा है। देखेंगे यहाँ से इसको अलग कर लीजिए, भारत का स्थान तीसरा है, पहली बैठक इसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है। देखिएगा जरा, इसको मैं पेज को जरा छोटा करता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो को आप जरा शेयर कर दें। देखो बहुत मेहनत वीडियो को तैयार करने में लगती है, काफ़ी सटीक प्रश्न, और ये पेज तैयार करना बड़ा लंबा समय इसमें लग जाता है। आगे पढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है? आगे है उत्तर प्रदेश के कुछ सांस्कृतिक तत्वों को मैंने सजाया है। इस पर भी देखना आप, एक प्रश्न बनने के पूरे चांस रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट ही मैंने लिखा है कि भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी, ये भी लखनऊ में है। और राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष 1962 ईस्वी को हुई थी। इसके अतिरिक्त भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी कहाँ है? तो ये है भी लखनऊ के अंदर। और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना हुई वर्ष 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट भारतीय कला भवन, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, भारतीय कला भवन। और इसकी विशेषता ये है कि यह भारत का सबसे बड़ा चित्रकला संग्रहालय है। बनारस में भारत कला भवन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारत का सबसे बड़ा, पूरे भारत का बोला है मैंने, भारत का सबसे बड़ा चित्रकला का संग्रहालय है। इसके अतिरिक्त इसका एक पॉइंट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई वर्ष 1963 ईस्वी को। एक बार ध्यान से देखेंगे आप, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, 2000 में इसको डिम्स का दर्जा दे दिया गया। राज्य ललित कला अकादमी 1962, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 लखनऊ में है। और भारत कला भवन जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, उत्तर प्रदेश का, क्या पूरे भारत का ये सबसे बड़ा चित्रकला का संग्रहालय है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई वर्ष 1963 ईस्वी को। अगले पॉइंट पर हम पहुंचते हैं।
अगले पेज पर मैंने कुछ सजोए हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुछ मेले की। उत्तर प्रदेश में किस मेले का आयोजन कहाँ होता है? माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। माघ मेला प्रसिद्ध मेला है। इसके अतिरिक्त रामनगरिया मेला लगता है फर्रुखाबाद में। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला लगता है आगरा के अंदर, ऊँट पशुओं का ये मेला है। दादरी मेला लगता है बलिया में। और सरधना महोत्सव पूछता है बहुत, कहाँ लगा मनाया जाता है सरधना महोत्सव? तो ये मनाया जाता है भाई मेरठ के अंदर, सरधना महोत्सव मेरठ में। नौचंदी मेला ये भी मेरठ में, ये वही जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसी मेले की वजह से ही हुई थी। महिलाओं के साथ अंग्रेजों ने दुर्व्यवहार किया था और उसके पश्चात महिलाओं ने जाकर के अपने पुरुषों को ये बात बोली और पुरुषों ने जब क्या करते वो, तो महिलाओं ने पुरुषों पर चूड़ियाँ फेंक दी और खुद खड़ी हुई अंग्रेजों के लिए। तब लोगों को क्रोध होया और क्रांति की शुरुआत हुई। आगे गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। नेक्स्ट आगे लिखा है कंस मेला। कंस मेला ये वही भगवान कृष्ण के मामा जी, और कंस मेला लगता है मथुरा में। इसके अतिरिक्त फतेहपुर सीकरी में भी लगता है। हरिदास जयंती कितनी बार एग्जामिनर पूछता है कि हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, तो आंसर लगा देंगे वृंदावन में। और देवा शरीफ मेला जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया था बाराबंकी में लगता है। सैयद सालार मेला ये लगता है बहराइच के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज को। आगे अभी और मेले हैं। चैत्र माह में लगने वाला रामनवमी मेला, ये रामनवमी याद रखना है, अयोध्या में लगता है रामनवमी मेला। नेक्स्ट कार्तिकेय परिक्रमा मेला करके इसको देता है कि परिक्रमा मेला कहाँ लगता है, तो आंसर लगा देते हैं हम अयोध्या के अंदर। नेक्स्ट आगे है कालिंदर मेला, बहुत पूछा जाता है, बांदा में लगता है कालिंदर मेला। देवी पाटन मेला बलरामपुर तुलसीपुर मिलेगा आपको ऑप्शन में। कैलाश मेला लगता है आगरा के अंदर। नकटिया मेला वाराणसी में लगता है, नकटिया मेला लगता है वाराणसी के अंदर। और शाकंभरी देवी मेला ये लगता है सहारनपुर में। इस पर प्रश्न बन चुका है कि शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर में है। और खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाता है गोरखपुर के अंदर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट, अयोध्या लगाएंगे आप, चित्रकूट मेला भी लगता है अयोध्या में लगता है। और सोरो मेला कासगंज, बहुत बार पूछा जाता है। और झूला मेला मथुरा और अयोध्या में इसका आयोजन किया जाता है। एक बार मैं छोटा करता हूँ पेज को, आप देखेंगे ध्यान के साथ, सारे स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ते हैं इतने। नेक्स्ट है अगले पेज को खोलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और वो कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जी की भाई मृत्यु हो गई है। काफ़ी आयु उनकी हो गई थी और उनका निधन हुआ है 17 जनवरी 2022 को। पूरे चांस हैं 100% एग्जामिनर्स को पूछे ही पूछे। और बिरजू महाराज जी के जो अब तक क्या पूछता था देखिएगा, समझिएगा जरा, कि अच्छन महाराज का संबंध किससे है, तो आंसर क्या आता था? कथक नृत्य से। या फिर पूछता था कि शंभू महाराज किससे संबंधित है, तो भी आंसर कथक नृत्य से। लिच्छू महाराज बताइए कितनी बार पूछा गया है, किससे? कथक नृत्य से। और आप पढ़ रहे होंगे कि बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज ही थे, याद रखना है, पिता और गुरु अच्छन महाराज। इनके चाचा शंभू महाराज और लिच्छू महाराज ये कथक नृत्य से आते थे। और वर्ष 1983 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। लखनऊ घराने से आते हैं। लखनऊ घराना सबसे पुराना संगीत घराना माना जाता है। अगले पेज को देखते हैं। अगले पेज में क्या है, मैंने लिखी है कुछ पुस्तकें जो हाल ही में प्रकाशित, और ये जो पेज है इससे भी एक प्रश्न बनने के पूरे चांस रहेंगे। स्मृति ईरानी ने अभी अपना एक पहला उपन्यास लिखा है, और उस उपन्यास का नाम है लाल सलाम एक उपन्यास। पूरा नाम है, इतना ध्यान देना है जरा, ये इसका पूरा नाम है लाल सलाम एक उपन्यास। इसके अतिरिक्त इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन, इसको रफ करते हैं, देखिए जरा ध्यान से दोबारा से। ये डोमेन गुलगुट, इसको डोमेन, ये कहाँ गए, एक मिनट, इसको छोड़ो आप, इसका नाम नहीं आया है, चलो मैं अभी बताता हूँ इसको समझिए पहले। द प्रोमिस को समझिए। द प्रोमिस, जो द प्रोमिस ये पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा है डोमेन गुलगुट ने। और डोमेन गुलगुट को इस पुस्तक के लिए एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट द इंडिया स्टोरी, ये पुस्तक है विमल जालान की। विमल जालान जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। और एक अभी 100% इस पर एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, अगर प्रश्न पेपर बनते समय एग्जामिनर के ये सामने अगर आ गया तो इस पर प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। इस वाले की बात कर रहे हैं। द मोन्क ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के जीवन पर, उनके कार्यों पर लिखी हुई एक पुस्तक है। और शांतनु गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखा है। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने।
अमर्त्य सेन ने ये पुस्तक लिखी है। ये रह गई है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये लिखी है अरुंधति राय ने। अरुंधति राय कौन है? पिछले दिनों SBI की गवर्नर रही हैं अरुंधति राय जी। ध्यान से देख लेंगे एक बार सारी पुस्तकों को, सारी पुस्तकें बढ़िया पुस्तकें हैं, देखेंगे। स्मृति ईरानी का उपन्यास पहला लाल सलाम एक उपन्यास है, अरुंधति राय ने इसको लिखा है। इंडोमिटेबल वाली को, इंडोमिटेबल ये पूरा नाम है, इंडोमिटेबल याद रखना है आपको। द प्रॉमिस डोमेन गुलगुट, और द इंडिया स्टोरी विमल जालान RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं। द मोन्क ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश शांतनु गुप्ता ने इसको लिखा है, इसको आप रट करके जाएंगे। और होम इन द वर्ल्ड, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कवर की थी, अमर्त्य सेन ने इसको लिखा है। ये वही अमर्त्य सेन है जो आप सही समझ रहे हैं, पिछली वीडियो में चर्चा की है मैंने इसकी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर हमारा ये है, चर्चा करते हैं। इसको हटाइए पहले, तो ध्यान से सुनते रहेंगे। अब जो योजना थी हमारी मिड डे मील योजना, जो मिड डे मील योजना थी, मिड डे मील योजना, उस मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति मिशन योजना। इसको छोटा करते हैं, सुनिए अब जरा। मिड डे मील योजना MDM योजना, कौन सी योजना? जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 ईस्वी को। 1995 ईस्वी को 15 अगस्त को जिस योजना की शुरुआत हुई थी, उस योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? वो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना इसका उद्देश्य रखा गया है। और इस योजना को 2021-22 से शुरू किया गया है, 2025-26 तक, यानी 5 साल तक यह योजना जारी रहने वाली है। और केंद्र सरकार इस पर कुल मिलाकर 1.3 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च करने वाली है। इसका आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा केंद्र और राज्य के बीच इसका अनुपात कितना है। तो केंद्र सरकार इसमें 60% भाग खर्च करती है और राज्य की सरकार 40% हिस्सा इसका खर्च करती है। और अगर देखें पूर्वोत्तर राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में, इसका अनुपात है 90 और 10। 90 केंद्र का, 10 राज्यों का। ध्यान से देखेंगे, ऐसा प्रश्न एग्जाम में बनने के चांस रहते हैं। मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई कब थी? तो हुई थी 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, 5 साल इसकी अवधि रहने वाली है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं निकाल करके लाया हूँ आपके लिए, यह कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है वो है 75:25%। 75 केंद्र, 25 राज्य। और पूर्वी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में इसका जो अनुपात है वो रहता है 90 और 10। ये जो योजना है, ये योजना 3 योजनाओं का एक संगठक है। ये योजना 3 योजनाओं का एक संगठन है। और वो जो 3 योजनाएं हैं वो योजनाएं हैं, तीनों योजनाओं को मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। नंबर 1 योजना है हमारी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। दूसरा है हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। और तीसरा है वाटर शेड डेवलपमेंट। पूछेगा इन 4 ऑप्शन में लाएगा, पूछेगा कि कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, आप पहचानेंगे उसको। त्वरित सिंचाई लाभ योजना, दूसरा हर खेत को पानी, तीसरा वाटर शेड डेवलपमेंट। 2026 तक संचालित करने का इसको निर्णय लिया गया है। 2026 तक इसको संचालित किया जाएगा। राज्य इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत किसानों को पंप सेट उपलब्ध कराए जाएंगे, कुछ नहरों का निर्माण कराया जाएगा। ये योजना है। आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस पर भी मुझे लगता है कि एक प्रश्न पक्का बनने ही वाला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर। वैसे तो इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत हो गई थी, वो शुरुआत हो गई थी 25 दिसंबर वर्ष 2000 से। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में इसको मनाया जाता है। इससे इस संबंध से इसकी शुरुआत हुई। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अब ये जो चल रहा है वो तीसरा फेज चल रहा है, तीसरा चरण चल रहा है इसका। इसका जो दूसरा चरण था वो 2019 में समाप्त हो गया था। और 2019 में जब समाप्त हुआ तो खुद इस जो बजट प्रस्तुत हुआ था 2019-20 का, उसमें इस योजना का जिक्र किया था, इसकी घोषणा हुई थी। और इसको शुरू कर दिया गया 2020-21 से 2024-25 के बजट के लिए। यानी फिर से इसका जो 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया और 5 वर्ष में क्या क्या करके दिखाना है, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है कि एक तो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट से मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास के जो बाजार हैं
उन बाजारों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ना ताकि जो छोटे किसान हैं वो उनको आसानी रहे। दूसरा, हायर सेकेंडरी स्कूलों से जोड़ना, पक्की सड़कों को, और हॉस्पिटलों को जोड़ना, ये इसके उद्देश्य रखा है। इसमें भी अनुपात आपको याद रखना है, इसका जो अनुपात है वो है 60 और 40 इसका अनुपात। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्न लेकर के आऊँगा। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।